नमस्कार दोस्तों, ब्रेन्स गॉसिप का और एक नया ट्यूटोरियल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का आईसीएसई वाला जो सिलेबस है वहाँ पे सेकेंड चैप्टर दैट इज वर्क, पावर एंड एनर्जी। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू फोकस ऑन वर्क, सो लेट अस स्टार्ट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन, व्हाट इज वर्क और व्हाट इज वर्क डन। नाउ तुम्हें बोल सकते हो कि डे टू डे लाइफ में कुछ भी करने को हम लोग बोलते हैं कि वर्क। लाइक हम ये ट्यूटोरियल बना रहा है, ये तो एक वर्क है ना नॉर्मल सी लैंग्वेज में, मगर फिजिक्स का लैंग्वेज में सिचुएशन अलग है। क्या है आइए समझते हैं। वर्क इज सेड टू बी डन only when the force applied on a body makes the body move. Okay? अब move का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना? और फोर्स है यहां पे, तो दो चीज यहां पे तुम्हें नजर रखने वाली चीज है, एक है फोर्स और दूसरा है डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम फोर्स अप्लाई करते हो और उस फोर्स को अप्लाई करने पर एक डिस्प्लेसमेंट आता है, तब जाकर हम ये बोल सकते हैं कि वर्क डन हुआ। नाउ क्वेश्चन इज, अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो क्या होगा? अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो हम बोलेंगे कि वर्क डन इज जीरो। तुम जितना चाहे फोर्स अप्लाई कर लो, अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज जीरो तब हम बोलेंगे कि कोई भी वर्क डन नहीं हुआ। एक छोटी सी एग्जांपल देकर हम समझे थे बात को। देखो यहाँ पे एक बड़ा सा वॉल है और यहाँ पे एक आदमी है, और वो बेचारा आदमी सुबह से लेकर शाम तक ये जो वॉल है उसमें फोर्स अप्लाई करता चला गया, और शाम को आकर जाके तुम पूछे कि क्या किए तुम पूरा दिन, तो वो आदमी क्या रिप्लाई करेगा? बोलेगा कि हम तो ये दीवार है जो वॉल है वहाँ पे फोर्स अप्लाई करते गए। तो तुम बोलोगे कि अच्छा, मगर तुम तो कोई काम नहीं किए, फोर्स तो अप्लाई किए, मगर इस वॉल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो आएगा। क्यों जीरो आएगा? क्योंकि वॉल तो रिजिड है, वो तो सॉलिड है, तो कि जितना चाहे वो आदमी फोर्स अप्लाई करे, डिस्प्लेसमेंट थोड़ा ही ना होगा इस वॉल का, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? वॉल का जीरो। सो इसलिए वो आदमी कुछ भी वर्क डन नहीं करेगा। तो ये फिजिक्स का लैंग्वेज है, फिजिक्स का भाषा है, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। तो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट से ये आदमी कुछ भी काम का नहीं, कुछ भी वर्क डन नहीं किए। आई बात समझ में? तो अब हम चले आते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क, मतलब हम मेजर कैसे करते हैं। वर्क डन तो हो गया, मगर इसको मेजर भी तो करना है, तो फिजिकल क्वांटिटी है, मेजरमेंट तो इंपॉर्टेंट है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट जो है इसको हम लोग डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं कि ये 5 मीटर गया, ये 6 मीटर गया, ये 7 मीटर गया, ये 10 मीटर गया, मगर वर्क डन को हम कैसे मेजर करें? वर्क डन को तुम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। वर्क डन को मेजर करने के लिए तुम्हें दो चीज चाहिए, एक है फोर्स, दूसरा है डिस्प्लेसमेंट, और उन दोनों को तुम क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। सो हम ये बोल सकते कि मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डिपेंड्स अपॉन टू थिंग। क्या क्या चीज है? एक जो है वो है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, और दूसरा है डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस बाय द फोर्स। ये दो चीज के ऊपर ये वर्क डन डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम ये लिख लेंगे कि वर्क डन इक्वल टू क्या होगा? फोर्स अप्लाइड फोर्स। ये तो हम अप्लाई करते हैं ना, तो अप्लाइड फोर्स, और दूसरे में क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस बाय द फोर्स।
प्रोड्यूस बाय द फोर्स। ठीक है, अब इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसे हम लोग बोलेंगे कि वर्क डन। अब नोटेशन में ये सेम चीज समझ लो कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो इक्वेशन हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, ये इक्वेशन इस चैप्टर का एक इक्वेशन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ठीक है, तो वर्क डन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं W। अब अप्लाइड फोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं कि F, और डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं S। ओके, सो यहां पे W इक्वल टू वर्क डन, वर्क, F क्या है फोर्स, और S क्या है डिस्प्लेसमेंट। आ गया बात समझ में? ये इतना तक समझ गए? ठीक है, अब जो है यहां पे S का वैल्यू अगर 0 होता है वहां पे वर्क डन 0 होगा। इफ S इक्वल टू 0 देन W इक्वल टू 0। वो जो वॉल वाला कॉन्सेप्ट तुम्हें समझा है, इस मैथमेटिक्स से तुम इसको प्रूव कर सकते हो। ठीक है, आ गया समझ में? आ गया? ठीक है, अब वर्क जो है, वर्क क्या स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? वर्क जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। वर्क डन का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। किसका डायरेक्शन होता है? फोर्स का डायरेक्शन होता है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है, मगर वर्क का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। इसलिए फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, मगर वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो यहां पे तुम देख पा रहे हो कि दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके तुम्हें एक स्केलर क्वांटिटी मिल रहा है। और इस टाइप का मल्टीप्लिकेशन, जिस टाइप का मल्टीप्लिकेशन में तुम्हें इस टाइप का दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके स्केलर मिल रहा है, उसको हम बोलेंगे कि डॉट मल्टीप्लिकेशन। तो इट इज बेटर इफ यू रिप्रेजेंट दिस इन दिस फॉर्म W इक्वल टू F डॉट S। ये जेन्युइन सा है। ठीक है, क्योंकि क्रॉस से हम किसी और प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं तो क्रॉस नहीं लिखना ही बेटर है। ठीक है, W इक्वल टू F डॉट S, और इस प्रोडक्ट को क्या कहेंगे हम लोग? डॉट प्रोडक्ट कहेंगे। ठीक है, और S के माथे पे इस तरह का वेक्टर साइन दे दे तो अच्छा है। अगर नहीं समझ में आया यह पार्ट तो कोई बात नहीं, हम इसका मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन में चले जाते हैं। अब मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन क्या है? W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। अब W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन हम लोग पढ़ लेंगे। अब यहां पे क्या है, क्या है ना, एफ ए फोर्स, एस है डिस्प्लेसमेंट, मतलब कॉस थीटा क्या है? ये थीटा कहां से अटपका? थीटा है एफ एंड एस के जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन, मतलब जो एंगल। देखो हम क्या बताए कि एफ एक फोर्स जो है, एफ क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। एस क्या है? एस भी डिस्प्लेसमेंट है और वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और उन दोनों के बीच में एक एंगल हो सकता है, उस एंगल को हम कहेंगे थीटा। अब इसको दो तरह से हम लोग समझ सकते हैं। पहले जो है टेकिंग द कंपोनेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, और दूसरा जो भाग है वहां पे टेकिंग द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। तो पहले भाग में हम लोग ये देख लेंगे कि टेकिंग द कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट से हम लोग इसको कैसे समझ सकते हैं। W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा को पहले जो मेथड से हम लोग समझेंगे वो है बाय फाइंडिंग द कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। मतलब क्या हुआ कि डिस्प्लेसमेंट का पहले हम लोग कंपोनेंट निकालेंगे, उस तरह से हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम बोलते जाएंगे, तुम स्टेप बाय स्टेप नोट करते रहना। ठीक है, फर्स्ट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर वेक्टर क्वांटिटीज। मतलब क्या है? पहले तो ये नोट कर लो कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी से पहले भी बोल चुके बहुत बार।
अब let us consider a slope, that means inclined plane, making an angle theta with the horizontal. क्या है, देखो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल स्लोप है, वहां पे हम लोग एक ब्लॉक ऑफ मास m ले लिए है, कहाँ पे, a पॉइंट पे, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन का एकदम नीचे वाला पॉइंट पे हम लोग एक ब्लॉक ऑफ मास m ले लिए है। ठीक है, अब क्या चल रहा है यहाँ पे, अ ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड एट a एंड अ फोर्स F इज अप्लाइड हॉरिजॉन्टली। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि एक फोर्स दे रहा है, किसको फोर्स दे रहे हैं, ये ब्लॉक ऑफ मास m को फोर्स दे रहा है। तब जाकर क्या मिलेगा तुम्हें कि ये ब्लॉक ऑफ मास मूव करते रहेगा, कहां जाएगा, b पॉइंट पे। क्यों जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई हुआ है। अगर फोर्स अप्लाई नहीं होता तो फोर्स वो a पॉइंट पे ही रहता। फोर्स हुआ, अप्लाई हुआ है, इसलिए ब्लॉक ऑफ मास a से a पॉइंट से चल के b पॉइंट तक गया है। आया बात समझ में। अब एक बात तुम्हें ये मालूम रखना है कि ये जो हॉरिजॉन्टल स्लोप के बारे में हम लोग इंक्लाइन स्लोप के बारे में, मतलब इंक्लाइन प्लेन के बारे में हम बोल रहे हैं, ये जो है ये फ्रिक्शनलेस है। क्या है, फ्रिक्शनलेस प्लेन। मतलब क्या है, मतलब ये है कि ये जो है यहाँ पे कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं है सरफेस पर। ठीक है, नाउ अगर हम तुम्हें एक क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज द एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक हुआ है, ए से बी तक हुआ है, लेंथ क्या है, ए बी है, इस लेंथ को हम लोग ए नाम देते हैं, मतलब जो लेंथ ऑफ द प्लेन है, मतलब इंक्लाइन प्लेन जो है ना उसका लेंथ एस है, तो वही है ना डिस्प्लेसमेंट, ए से बी तक गया है, वही डिस्प्लेसमेंट है। क्या डिस्प्लेसमेंट, एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट। नाउ अगर ये क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, अब फोर्स किस डायरेक्शन में हुआ है अप्लाई, हॉरिजॉन्टली अप्लाई हुआ है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है, यहाँ पे एसी हुआ है। अब एसी तुम कैसे निकालोगे, एसी का निकालने का रास्ता क्या है, रास्ता ये है कि अगर ये एंगल थीटा बोला गया है तो ट्रिकोनोमेट्री में तुम्हें एक रिलेशन दिया गया है इसका। देखो रिलेशन ये है कि रिलेशन कुछ इस तरह से होता है कि cos थीटा इक्वल टू क्या आता है, cos थीटा इक्वल टू AC बाई AB, जहां पे AC इक्वल टू क्या होगा, AB cos थीटा। सिंपल, बहुत ही सिंपल। अब AB इक्वल टू क्या आएगा, S आएगा, तो S cos थीटा। तो अब क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, S cos थीटा डिस्प्लेसमेंट हुआ, और फोर्स क्या अप्लाई हुआ था, F फोर्स अप्लाई हुआ था। तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन इक्वल टू क्या था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, S cos थीटा है, तो हम लोग लिख लेंगे S cos थीटा, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। सो W इक्वल टू FS cos थीटा। सो ये वाला रिलेशन हो गया। अब इसी रिलेशन को हम दूसरे तरीके से करवाएंगे तुम्हें, देखो कैसे होता है। यहां पे क्या किया हम लोग, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ले लिए। अब दूसरा केस में क्या करेंगे, फोर्स का कंपोनेंट लेंगे। उस तरह से भी हो सकता है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट लेके किए, सेकेंड केस में फोर्स का कंपोनेंट लेंगे करेंगे। अब उसी चीज को हम लोग दूसरे एक मेथड से करने वाले हैं। क्या मेथड है, बाय फाइंडिंग द कंपोनेंट अलोंग द डिस्प्लेसमेंट। कंपोनेंट क्या है, कंपोनेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, देखो यहां पे सेम वाला पहले वाला ही चीज है, मगर हमारा जो विजुअलाइजेशन है वो डिफरेंट है। क्या हुआ था, एक ब्लॉक ऑफ मास m था, वहां पे क्या अप्लाई हुआ था, फोर्स अप्लाई हुआ था, इंक्लाइंड प्लेन था, यहाँ पे इंक्लाइंड प्लेन है थीटा। अब वहां पे एक फोर्स अप्लाई हुआ F, उस फोर्स को अप्लाई होने पे क्या हुआ, ब्लॉक ऑफ मास A से B तक चला गया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग फोर्स अप्लाई किए और वो करके B तक चला गया। अब
पहले हम जो किए थे डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट कैलकुलेट किए थे, अब हम लोग क्या करेंगे, फोर्स का कंपोनेंट कैलकुलेट करेंगे। अब फोर्स को जो है उसके लिए एक ट्रायंगल कैलकुलेट करना पड़ेगा, ट्रायंगल कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। सो लेट अस कंसीडर अ ट्रायंगल PAN। सो PAN वाला एक ट्रायंगल कैलकुलेट कर लिया हम लोग। अब PAN तुम्हें कैसे मिलेगा, ये जो एस वाला लाइन है इसको तुम एक्सट्रापोलेट कर दो, यहां से यहां तक ड्रॉ कर दो, और इस P पॉइंट से जहां तक ये फोर्स का है, फोर्स को एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, तो तुम्हें क्या मिलेगा, ये PAN ट्रायंगल मिल जाएगा, ठीक है। अब PAN ट्रायंगल में NA/PA इक्वल टू कॉस थीटा आता है। देखो NA/PA इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। PA क्या है, हाइपोटेन्यूस है, NA क्या है, बेस है। सो बेस बाय हाइपोटेन्यूस क्या आएगा, पहले तो ये समझ लो, ये वाला अगर थीटा है, ये वाला एंगल भी थीटा रहेगा, तो NA/PA cos थीटा हो जाएगा। तब NA इक्वल टू क्या आएगा, PA cos थीटा। अब PA cos थीटा, PA मतलब क्या है, PA क्या है, PA फोर्स है, तो F cos थीटा आ जाएगा। आया बात समझ में। अब देख लो कि अगर टोटल अप्लाइड फोर्स दैट मीन्स NA इक्वल टू है F cos थीटा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, S है हमारा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो वर्क डन इक्वल टू क्या आएगा, फोर्स अप्लाइड दैट इज F cos थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्या है डिस्प्लेसमेंट, S। सो दैट मीन्स F cos थीटा। ये हो गया हमारा कंपोनेंट्स, फोर्स का कंपोनेंट्स के कैलकुलेट करने पे जो वर्क डन आ गया। सो इन बोथ द केसेस हम लोग क्या देख पा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है F cos थीटा। तो ये जो इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन तुम्हें रट्टा मारना है, ठीक है, मतलब दिमाग में एकदम ढुक जाना है, एकदम से ढुका लो, ठीक है। तो एकदम से याद रखना पड़ेगा, W इक्वल टू F cos थीटा। अब जो है हम लोग ये डिस्कशन करने वाले हैं कि किस किस कंडीशन में वर्क डन इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। फोर्स अप्लाई होगा मगर कोई वर्क डन नहीं होगा। तो पहला जो है वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि व्हेन देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, मतलब जो वॉल वाला जो कॉन्सेप्ट तुम्हें बताया वो। और दूसरा जो है व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू द फोर्स। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला चीज थोड़ा दिमाग में रखना है। देखो ये क्या हुआ, W इक्वल टू F cos थीटा। अब थीटा क्या है, थीटा जो है वो F एंड S के बीच में एंगल है। अच्छा अगर हम बताएं कि थीटा इक्वल टू है π/2 मतलब 90 डिग्री। अब cos 90 का वैल्यू क्या आता है, cos 90 इक्वल टू आता है cos 90 डिग्री इक्वल टू 0, ठीक है ना, ये याद रखना है, cos 90 डिग्री इक्वल टू 0। तब जाकर W इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर फोर्स अप्लाई होगा, डिस्प्लेसमेंट भी होगा, मगर एक दूसरे के एंगल किस में होगा, 90 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, तब जाकर हम बोलेंगे कि कोई भी वर्क डन नहीं हुआ। दो एग्जाम्पल से इस बात को हम लोग समझेंगे। एक जो है एक कूली का एग्जाम्पल हम लेंगे, ठीक है, कूली का एग्जाम्पल हम लेंगे, कूली चलो कूली वाला एग्जाम्पल। देखो ये जो है ये एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म में एक कूली बेचारा है। अब कूली आया, तुम्हारा सामान उठाया, तुम बोले पैसा लो, मेरा सामान उठा दो, तो कूली पैसा लिया और सामान उठाया, ठीक है, तो सामान उठा लिया अपने माथे पे। अब कूली को तुम बोले कि वर्क डन तो तुम किए हो मगर ग्रेविटेशनल वर्क डन 0 है, क्योंकि वो चल रहा है कूली, और कूली का चलने के बाद वो ब्लॉक ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा,
वो जो सामान है उस सामान का डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, किस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा। वो प्लेटफॉर्म में चल रहा है सामान लेकर। अब जो वेट है वो किस डायरेक्शन में है, नीचे की डायरेक्शन में है, क्या है, mg है। तो दोनों के बीच एंगल क्या है, 90 डिग्री है। तो अगर 90 डिग्री है तो फिर वर्क डन क्या होगा, वर्क डन होगा, वर्क डन इक्वल टू क्या है, फोर्स दैट इज mg इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या है, d। एंगल क्या है, cos 90। अब cos 90 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो फिर वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। आया बात समझ में। तो यही वाला कंसेप्ट है, कूली वाला कंसेप्ट, कि अगर कूली सामान माथे पे रखकर चल रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। आया बात समझ में। अब दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। दूसरा क्या एग्जांपल, मून। हमारा जो मून है, ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला क्वेश्चन इस साल ICSE में आया था, ठीक है, पेपर में देखना आया था। तो मून जो है, मून अर्थ को सेंटर पे रख के रोटेट कर रहा है, ठीक है। ये हमारा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा मून है और ये हमारा अर्थ है, ठीक है। तो मून जो है, मून और अर्थ के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड मून। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए कोई भी वर्क डन होगा क्या, नहीं होगा, होगा क्या नहीं होगा, बताओ। कोई भी वर्क डन नहीं होगा। देखो ये मून जो है वो ये तो रोटेट कर रहा है, हाँ रोटेट कर रहा है, और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ पे है, सेंटर की तरफ है, मतलब अर्थ की तरफ है। अब इसका डिस्प्लेसमेंट देखा जाए तो ये कहाँ तक आएगा, टेंजेंशियली आएगा। टेंजेंशियली मतलब एक सर्कुलर पार्ट का टेंजेंट कहाँ पे होता है, एक स्ट्रेट लाइन तुम कंसिडर कर लो जो इसके नजदीक से जाता है, इसको हम लोग कहते हैं टेंजेंट। और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में होता है क्योंकि वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में होता है। ये बाद में तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है। अभी तक तो ये समझ लो कि डिस्प्लेसमेंट टेंजेंशियली होता है और फोर्स कहाँ पे होता है, रेडियली होता है, रेडियली इनवर्ड। ओके, सो हम ये लिख सकते हैं कि here force is the gravitational force of attraction and acting रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन। ठीक है। अब टेंजेंट एंड रेडियस, इन दोनों के बीच एंगल क्या होता है, एंगल होता है 90 डिग्री। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। अब यहां पे थीटा का वैल्यू क्या है, 90 डिग्री। सो एफ एस कॉस 90 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो कोई वर्क डन होगा कि नहीं होगा, वर्क डन नहीं होगा, ठीक है। इसलिए मून जब रोटेट करता है अर्थ के सेंटर में, मतलब अर्थ को सेंटर को रखते हुए कोई वर्क डन नहीं होता है। सेम एग्जांपल गोज टू अर्थ एंड सन। अर्थ, इसको मून, इसको तुम सन कंसिडर कर लो और इसको हमारा प्यारा सा अर्थ कंसिडर कर लो। तो अर्थ भी रोटेट करते हैं सन के सेंटर में रखते हुए।
वहां पे भी कोई वर्क डन नहीं होता है। ठीक है ना। तो चलो नेक्स्ट जो केसेस है वहां पे हम लोग चले जाते हैं कि वर्क डन क्या नेगेटिव हो सकता है। वर्क डन क्या नेगेटिव हो सकता है, कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव वर्क डन। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव वर्क डन। ठीक है, चलो समझ लेते हैं बिना वक्त जाया किए। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वही प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे क्या है, एक कूली है, वही कूली का प्रॉब्लम। कूली भाई को हम लोग नहीं छोड़ेंगे, कूली है। ठीक है, और वो क्या कर रहा है कि एक ब्लॉक ऑफ मास को, मतलब कुछ सामान को अपने माथे पे रखा। ठीक है, तो अगर हम ये पूछे कि ग्रेविटेशनल फोर्स कहां पे था, नीचे की डायरेक्शन पे था, mg। अब पहले जो पोजीशन था इस ब्लॉक ऑफ मास का, ये यहां पे था। अब वो यहां से कहां तक गया, यहां तक। अब कुली का हाइट है h, कुली का हाइट है h। तो कुली नीचे से सामान अपने माथे पे रखा, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, h डिस्प्लेसमेंट हुआ सामान का। किस डायरेक्शन में हुआ, नीचे से ऊपर की तरफ हुआ। नाउ इफ आई आस्क व्हाट इज द वर्क डन, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन by the gravitational force of attraction on the mass m, okay, what is the amount of work done on the mass m by the gravitational force। ठीक है, समझो बात को। ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए कितना वर्क डन होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट है ऊपर की तरफ, तो क्या होगा, फोर्स क्या है, W इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन क्या होगा, फोर्स mg। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, h है। दोनों की डायरेक्शन कितना डिफरेंस है, 180 डिग्री है। देखो एक है नीचे की तरफ और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर, तो एंगल क्या है 180 डिग्री। तो 1 cos 180 डिग्री है, यहां पे होगा cos 180 डिग्री। तो हम लोग यहां पे क्या लिख सकते हैं कि mgh। अब cos 180 का वैल्यू क्या होता है, -1। सो वर्क डन इक्वल टू -mgh बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो यहां पे वर्क डन जो है ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जो फोर्स अप्लाई होगा वो अगर डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट में होगा, डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में होता है, अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट में होगा तो फिर हम उस वर्क डन को बोलेंगे कि नेगेटिव वर्क डन, एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, और अगर सेम डायरेक्शन में होगा तब हम बोलेंगे कि वर्क डन पॉजिटिव है। और वर्क डन और डिस्प्लेसमेंट में अगर परपेंडिकुलर होगा, वर्क डन और डिस्प्लेसमेंट अगर परपेंडिकुलर में होगा तो हम बोलेंगे कि वर्क डन 0 है। आ गया बात समझ में, आया कि नहीं आया, मिटा देते इसको। ठीक है, चलो मिटा दिया। ठीक है, चलो चले जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। क्या है कि वर्क डन ड्यू टू अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। ओके, ये वाला जो चीज है ये भी ग्रेविटेशन के रिलेटेड है, पढ़ लेते हैं। वर्क डन
ड्यू टू अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। ठीक है, क्या है समझ लो। यहां पे एक ब्लॉक ऑफ मास m है, एक छोटा सा बॉल है, ठीक है, मास है m। इसको हम क्या किए, इसको हम h हाइट पे रखे हैं, ठीक है, हाइट क्या है h है। क्या किए, इसको यहां से छोड़ दिए, क्या होगा, ये टप करके गिरेगा, सही है ना, गिर जाएगा ये। तो गिरते समय यहां पे आ जाएगा, अब बाउंस करके डिफरेंट जगह में जाएगा, कॉलिशन होगा, ये सब तो डिफरेंट चीज है। तो अगर छोड़ दिए पहले तो ये गिरेगा, ये तो कांस्टेंट है, हवा में नहीं चले जाएगा, गिर जाएगा, क्योंकि इसका मास है m। और क्यों गिरेगा, इसका वेट के लिए गिरेगा, mg के लिए गिरेगा। अब वर्क डन क्या होगा, वर्क डन इक्वल टू क्या होगा, फोर्स क्या है, mg है, एंड डिस्प्लेसमेंट है, सो फोर्स इक्वल टू हम ये लिख सकते हैं कि mg ग्रेविटेशनल फोर्स है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है h, सो इनटू h, तो क्या होगा, ये वाला भी mg h ही होगा, ठीक है। मगर पहले जो एग्जांपल किए वहां पे माइनस mgh था, यहाँ पे क्या है प्लस mgh है। मतलब ये बात समझ में आ गया कि अगर कोई चीज ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो फिर वर्क डन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज पॉजिटिव, मगर अगर नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तो ग्रेविटेशनल वर्क डन इज नेगेटिव। ओके, सो दिस कंसेप्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अगर नहीं आया तो कमेंट में बोलो, मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो ठीक है, चलो आज के दूसरे टॉपिक में हम चले जाते हैं। क्या है, एक छोटी सी एग्जांपल लेके हम लोग इस बात को समझेंगे, बात को, ठीक है। इस कॉस थीटा का जो चीज है ना, इसको हम छोटी सी एक एग्जांपल देके समझेंगे। यहाँ पे क्या है, एक प्लेटफॉर्म है, बड़ा सा लंबा सा प्लेटफॉर्म, और यहाँ पे एक ब्लॉक ऑफ मास m ले लिए, ठीक है। अब इसको, दिस इज द इनिशियल पोजीशन, अब क्या है, यहां पे हम एक फोर्स अप्लाई करते हैं, हॉरिजॉन्टली नहीं, क्या है, ऑब्लिकली हम लोग एक फोर्स अप्लाई करते हैं, ऑब्लिकली, ठीक है। तो यहां पे जो एंगल है ये है 60 डिग्री। अब यहां पे अगर फोर्स अप्लाई होता है तब जाकर ये जो मास है ये स्लाइड होता जाएगा, कहां पे जाएगा, यहां पे जाएगा। अगर यहां पे एक फोर्स अप्लाई होता है तो ब्लॉक ऑफ मास आगे चला जाएगा, क्योंकि यहां पे फोर्स अप्लाई होता है, तो ब्लॉक ऑफ मास आगे चला गया, कहां तक गया, यहां तक गया। यहां का पोजीशन है बी, ये है फाइनल पोजीशन, ठीक है। अब इन दोनों में डिस्टेंस क्या है, इन दोनों पोजीशन ए एंड बी में डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर का, ठीक है। अच्छा, सेंटीमीटर ना, 15 मीटर का, ठीक है, 15 मीटर का एसआई में हम लोग करते हैं, ठीक है, बात को समझ में आ जाएगा। अब फोर्स कितना अप्लाई हुआ, फोर्स अप्लाई हुआ 10 न्यूटन, 10 न्यूटन हम फोर्स अप्लाई किए, इसलिए 15 मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। कौन सा डायरेक्शन में अप्लाई किए, 60 डिग्री एंगल में, हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री एंगल में 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किए। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि वर्क डन क्या है, व्हाट इज द वर्क डन, वर्क डन इक्वल टू, यहां पे क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। अब फोर्स क्या है, 10 न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट कितना है 15 मीटर, और कॉस थीटा है कॉस 60 डिग्री। अब कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, हाफ है, सो 10 इंटू 15/2, दैट मीन्स यहां पे क्या है 5 है,
सो यहाँ पे क्या आएगा, सो आंसर होगा 75 जूल। ओके, आंसर हो जाएगा 75 जूल। ठीक है ना। तो चलो, अब ये वाला चीज अगर समझ में आ गया तो आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन फ्रॉम फोर्स डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट फोर्स ग्राफ। ओके, कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट फोर्स ग्राफ। देखो, बात को समझो। क्या है कि हम यहां पे एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, चलो, कौन से किसका ग्राफ, ये है डिस्प्लेसमेंट, एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट और यहां पे क्या है, फोर्स। ठीक है, तो एक स्ट्रेट लाइन आया, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है P, ये है A, ये है B, ये है P। नाउ माय क्वेश्चन इज व्हाट इज द वर्क डन फॉर दिस डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स। ओके, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, क्या है, किस तरह से करेंगे ना। फोर्स डिस्प्लेसमेंट का कर्व का जो एरिया अंडर द कर्व होता है, ठीक है, द एरिया अंडर द कर्व ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट फोर्स, curve gives us the, क्या देता है, वर्क डन। ठीक है ना। तो चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। अब एरिया अंडर द कर्व मतलब क्या हुआ, ये वाला एरिया हो गया, ये वाला एरिया को तुम्हें कैलकुलेट करना है। आया बात समझ में। अब एरिया को हम लोग कैसे कैलकुलेट करें, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, सो एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या है, हाफ इंटू ए बी इंटू पी बी। ठीक है, ठीक है, इस तरह से हम लोग इस वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इस ग्राफ का जो वैल्यूज है, मतलब सपोज ये P का वैल्यू, मतलब यहाँ पे वैल्यू बोला गया, यहाँ पे वैल्यू बोला गया, तो फिर आसानी से कोई दिक्कत नहीं करके हम लोग बोल सकते हैं कि एरिया अंडर द कर्व जो है, ये एरिया जो है, एरिया अंडर द कर्व, ये एरिया अंडर द कर्व जो है, यही होगा हमारा वर्क डन। आया बात समझ में। अब लास्ट जो टॉपिक आज का बचा हुआ है, आज लास्ट जो टॉपिक बाकी है वो है यूनिट, यूनिट ऑफ वर्क डन। ओके, अब यूनिट क्या होगा, चलो देख लेते हैं। यूनिट ऑफ वर्क डन, ठीक है ना। चलो देख लेते हैं। एसआई में यूनिट है जूल, JOULE, जूल। इसको हम लोग लिखते हैं कैपिटल J से, क्योंकि जूल एक साइंटिस्ट का नाम है, तो इसको हम लिखेंगे कैपिटल J से। अब सीजीएस में क्या है, सीजीएस में है आर्ग,
ERG। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि 1 जूल मतलब क्या है। 1 जूल का मतलब क्या है? 1 जूल का मतलब है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। सो 1 न्यूटन फोर्स अगर किसी चीज पे अप्लाई होता है और होने पर अगर 1 मीटर का उसका डिस्प्लेसमेंट आता है, तब जाकर वर्क डन क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कि वर्क डन इक्वल टू 1 जूल वर्क डन हो गया। ठीक है, सो किसी चीज है, ये एक ब्लॉक है, यहाँ पे तुम क्या किए कि 1 न्यूटन वाला फोर्स अप्लाई कर दिए और ये करने पर यहाँ पे ब्लॉक का 1 मीटर वाला डिस्प्लेसमेंट हो गया। अगर ये हो गया तो हम बोलेंगे कि वर्क डन क्या हुआ, कितना हुआ, 1 जूल का वर्क डन हो गया। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ जूल। ओके, नाउ हम लोग ये बोलेंगे कि रिलेशन क्या है। 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन। ठीक है, अब 1 मीटर इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर। अब ये देख लो कि 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर इक्वल टू 10⁵ डाइन इंटू 10⁻² सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻7 डाइन सेंटीमीटर। ठीक है, अब 10⁻7 डाइन सेंटीमीटर का मतलब ही है कि आर्ग। डाइन सेंटीमीटर जो है आर्ग भी वही है, तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर इक्वल टू 10⁻7 डाइन सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻7 आर्ग। सही है, सो ये वाला चीज है, तुम्हें समझना चाहिए। ठीक है, ये वाला चीज अगर समझ में आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं। तो इसी से हम लोग वर्क का जो चैप्टर है वो हम लोग कंप्लीट कर लिए। आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। इसके बाद का जो ट्यूटोरियल आएगा वहाँ पे हम लोग पावर और जो एनर्जी है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप कि तुम्हें ये टोटल वीडियो अगर तुम देख चुके हो तो थैंक यू फॉर वाचिंग, और आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। हम तुम्हें जितना चाहे इजीली लूसिड मैनर में तुम्हें हेल्प करने की कोशिश किए। तो अगर तुम्हें अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करो दोस्त लोगों के साथ, और सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करते रहना, क्योंकि इस टाइम सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरी होता है। और लॉकडाउन चल रहा है तो फिर बहुत सारा प्रॉब्लम है तुम्हारे स्टडी में। तो हम कोशिश करेंगे कि स्टडी मटेरियल जो है, नोट जो है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाए और इस तरह का वीडियो कंटिन्यू किया जाए। तो प्लीज़ तुम्हारा सपोर्ट की ज़रूरत होता है, तो सपोर्ट करते रहना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और अच्छी तरह से पढ़ाई करना। ठीक है, मन लगा के एकदम पढ़ाई करना। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।